हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके फ्रेंड्स, तो आज कक्षा 10वीं की खंड क का इकाई 1 जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसका आज हम लोग अभ्यास का प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ओके। सेकेंड है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। 4 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ओके। 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। ओके। चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। ओके। इसका आंसर हो जाएगा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर के पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। ओके। सेकेंड है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। ओके। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर अग्रलिखित है। ओके, आगे लिखा गया है। देखिए आप लोग, संभावित संसाधन और संचित कोश संसाधन में अंतर। तो पहले संभावित संसाधन का देख ले। पहला है, वैसा संसाधन जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना होती हो या जिसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया हो, तो वैसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। ओके। और संचित कोश संसाधन का पहला अंतर है, वैसा संसाधन जिसे तकनीक द्वारा भंडार संसाधन को प्रयोग किया जाता हो या करने लायक बना दिया है, तो वैसे संसाधन को संचित कोश संसाधन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं सेकेंड अंतर पे। संभावित संसाधन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र का खनिज पदार्थ एवं राजस्थान का पवन ऊर्जा इत्यादि आते हैं। ओके। और संचित कोश संसाधन के अंतर्गत वन तथा नदी जल द्वारा भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करना इत्यादि आते हैं। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा संसाधन संरक्षण की उपयोगिता खास करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे को होती है। अर्थात संसाधन संरक्षण कर मनुष्य अपने आने वाले समय में इसका उपयोग कर सकता है। ओके। जैसे जल एवं भोजन, ये दो मूलभूत आवश्यकताएं मानव को सदैव पड़ती रहती है। इसके अलावा वायु भी संसाधन है जो कि मनुष्य को अनुरक्षण, इसका मतलब होता है बचाव, करना चाहिए एवं उपयोग भी करना चाहिए। मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक जल का उपयोग करता है एवं भोजन ग्रहण करता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। वायु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, जिससे हमें स्वच्छ हवा की प्राप्ति होती है। फलतः संसाधन संरक्षण का उपयोग कर मानव अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य विवेक या अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर कोई छोटा वस्तु से बड़ा वस्तु बना लिया करता है, तो वह संसाधन को अपने काम में लाकर उससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर अपना जीवन यापन ठीक तरीके से कर पाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें। ओके, चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, संसाधन के विवेक में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन के विवेक में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या निम्न है। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के द्वारा ही मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन उपयोग किया है। दोहन मतलब उपयोग होता है, हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ओके, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। आजकल ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंता करने वाला गिरावट ला दिया गया है। संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के नज़र में वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इसे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन निम्न है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकतर क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, तो वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, भूखंड, घर व अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। ओके फ्रेंड्स, सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर। ये संसाधन समुदाय से संबंधित होते हैं, जो लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। ओके, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारा वीडियोज आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।